Thank you so much, everybody. So, first of all, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप इस साल बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं विक्की गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ सक्षम रोजगार सोसाइटी में। तो सबसे पहले मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंट मिस ज्योतिका कालरा मैम जी का, जिनके कारण ही मुझे ये एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं आप लोगों की आज एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की क्लास ले रहा हूँ। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा सक्षम रोजगार सोसाइटी का, जिसके वजह से मुझे आज इसकी अपॉर्चुनिटी मिली है। हेलो। विक्की प्लीज ओपन योर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने माइक को कंट्रोल कीजिए प्लीज, नहीं तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ता है। ओके, मैं दोबारा यू कैन बोल देता स्टार्ट हूँ। विक्की। यस। ओके। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप इस सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं विक्की गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ सक्षम रोजगार सोसाइटी में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आवर प्रेसिडेंट मिस ज्योतिका कालरा मैम, जिनकी वजह से आज मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप लोगों की आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की क्लास लेने जा रहा हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म का, यानी सक्षम रोजगार सोसाइटी का, जिस प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग आप लोगों को क्लास के बारे में बता पा रहे हैं, आप लोगों को कुछ सिखा पा रहे हैं, हमें कुछ अवसर मिल रहा है। और मुझे भी बहुत अच्छा अवसर मिला है कि मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। तो आज का, जैसा आप सब जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कहीं ना कहीं इससे पहले भी मैं आप लोगों से एक बार रूबरू हो चुका हूँ, जीएसटी का लेक्चर भी मैंने ही लिया था। एंड मुझे काफी अच्छा लगा था उस लेक्चर को लेने के बाद। और आज मेरी सेकंड क्लास है आप लोगों के साथ, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और आप सभी जानते हैं कि बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो कोई भी आप काम कर रहे हो। आप किसी भी काम में हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप क्या बोलते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ट्रेडर हो, आप सर्विस डिपार्टमेंट पे हो, आप घर पे हो, आप घर के बाहर हो, मतलब कुछ भी काम करो, आज के जमाने में बिना बैंक के कोई काम नहीं हो सकता। तो बैंक हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। बिना बैंक के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक्सचेंज ऑफ मनी जो करते हैं वो बैंक के थ्रू ही करते हैं। तो बैंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और जहां तक बात है पहला टर्म बैंक, जिससे सब आप सब लोग उससे रूबरू हो, दूसरा वर्ड आता है आपका रिकॉन्सिलेशन। अब रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब देर इज अ जब भी कोई दो चीजें होती हैं और दोनों चीजें जब आपस में डिफरेंस होती है, इसमें डिफरेंस होता है, तो उन दोनों चीजों को जब मैच करा जाता है उसको बोलते हैं रिकॉन्सिलेशन। तो आपका जो रिकंसिलेशन का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है मैच करना। किसी भी दो चीजों को आपस में मैच करना, इट इज कॉल्ड रिकॉन्सिलेशन। और स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जो भी आपने ट्रांजेक्शन पाई है जिसके कारण आपका बैंक में डिफरेंस आ रहा है और आपके कैशबुक में जो डिफरेंस आएगा आज, उसकी जो रिपोर्ट बनती है उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। तो इन तीनों वर्डों को मिला के बन जाता है आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही होने वाला है। तो हम चलते हैं इस चीज को आगे लेके। और सबसे पहले हम देखेंगे कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज जो हमारी क्लास होने वाली है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कैशबुक। आप लोगों ने देखा होगा जो हम आजकल जो कंपनीज में काम करते हैं, हम कैशबुक मेंटेन करते हैं, तो वो कैसे मेंटेन करते हैं, किस कॉलम की होती है कैशबुक, ट्रिपल कॉलम, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम कैशबुक होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थर्ड आपका पॉइंट आता है पीरियड ऑफ बीआरएस, मतलब कितने कितने पीरियड का बीआरएस बनता है डिपेंडिंग ऑन द एंटिटी। एंटिटी बड़ी है या छोटी है उसके हिसाब से हमारा बीआरएस तैयार होता है। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कॉमन रीजन फॉर डिफरेंस, मतलब आपकी कैश बुक में और बैंक के कैश बुक में, मतलब पासबुक में क्या डिफरेंस आता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को जानेंगे क्या रीजन होते हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हम एमआईएस रिपोर्ट बनाते हैं अपने कंपनी में, आपने देखा होगा एमआईएस रिपोर्ट बनाते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, उन सब चीजों में हमारा जो बैंक रिकॉन्सिलेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट आता है टूल्स फॉर बैंक रिकॉन्सिलेशन। क्या क्या टूल यूज होते हैं, मैनुअल होता है, ऑनलाइन होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब किस तरीके से हम बैंक को रिकंसाइल करते हैं, उसके कई सारे टूल्स होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट होता है आपका वाई पासबुक शोइंग रिवर्स साइन। आप सभी ने देखा होगा कि आपके पासबुक में जो साइन होता है डेबिट क्रेडिट का, वो रिवर्स होता है। जो हम पढ़ते हैं उसका अगेंस्ट होता है उसके अंदर। अगर हमें, हमारे पास पैसा आता है तो हम डेबिट में बुक करते हैं, लेकिन वही पासबुक में आपका क्रेडिट शो होता है। तो वो क्यों होता है उसके पीछे का रीजन हम जानेंगे इसके अंदर।
नेक्स्ट आपका आता है चेक क्लियरिंग सिस्टम। आप सभी ने यूज करा होगा कि इस कंपनी के नाम पे चेक बना दो, उस कंपनी के नाम में चेक बना दो। चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगते हैं, 1 से 3 दिन लगते हैं। वो 3 दिन लगते क्यों है, उसके अंदर होता क्या है, किस तरीके से क्या प्रोसेसिंग होती है उसके पीछे, उस प्रोसेसिंग को जानेंगे कि उस प्रोसेसिंग के पीछे कारण क्या होता है कि जो 3 या 1-2 दिन 3 दिन बैंक को लगते हैं। लास्ट टॉपिक होगा आपका रिकॉन्सिलेशन क्वेश्चन एंड आंसर। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि आप लोग कितना समझ पाए हो चीजों को लेकर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। व्हाट इज बीआरएस? जैसा कि आप लोगों को मैम ने पिछली क्लास में बताया था कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ कर आए होंगे या नहीं पढ़ के आए होंगे, मुझे नहीं पता। और मुझे इतना पता है कि हमारी क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी हैं, स्टूडेंट्स हैं, और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं ऐसा फोकस करूंगा कि हर इंसान को, मतलब हर स्टूडेंट को समझ में आए। ऐसा ना हो कि कोई कॉमर्स स्टूडेंट है उसको सब कुछ समझ में आ जाए, जो नॉन कॉमर्स को बिल्कुल समझना है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी आएगी तो आप लोग मुझसे जरूर पूछना। और मैं कुछ एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतना पता ही होगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट हो कि डेबिट मुझे नहीं पता, क्रेडिट मुझे नहीं पता, तो आप मुझसे पूछ लेना। क्योंकि आगे फिर आपको पता नहीं चलेगी ना कहानी कि डेबिट बैंक में क्यों आ रहा है, क्रेडिट क्यों आ रहा है। अगर किसी को क्वेरी होगी आप मुझे तुरंत पूछ लेना, मैं आपको डेबिट और क्रेडिट क्लियर करवा दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। वैसे आपकी क्लास हुई थी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया हुआ था। तो हेलो। हमारा है कोई कुछ बोल रहा है? हाँ, तो हमारी जो पहला टॉपिक है हमारा, व्हाट इज बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। बीआरएस इज स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकंसाइलिंग द डिफरेंस between balances as per the cash book and bank column and passbook on a given date. Transaction identified which are creating difference between passbook and cash book. अब मैं आपको सिंपल सा मीनिंग बताता हूँ। आप लोग हो, आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग का अकाउंट होता है, एग्जांपल के लिए एचडीएफसी है, पीएनबी है, आईसीआईसीआई है, कोई सा भी बैंक है आपके पास। आप लोगों का बैंक जो होता है वो एक पासबुक मेंटेन करता है अपने पास। जो आप लोगों को पासबुक मिलती है कि आपकी पासबुक में देखते हो आप लोग कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, आपके पास एक पासबुक की रिपोर्ट मिलती है आप लोगों को। वहीं दूसरा क्या होता है, जैसे कंपनीज होती हैं, उनके पास ना अपना खुद का भी एक कैश बुक होता है, जब वो लोग कैश और बैंक का खुद भी रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है ना। एक रिकॉर्ड होता है जो हम खुद अपने पास रखते हैं, एक रिकॉर्ड जो होता है बैंक अपने पास रखता है। जो बैंक अपने पास रिकॉर्ड रखता है वो हमको रिपोर्ट देता है पासबुक के थ्रू, मतलब पासबुक देता है हमें, वो बैंक का रिकॉर्ड होता है। और जो हम अपने पास मेंटेन करते हैं ना कैश बुक, वो हमारा रिपोर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कैश बुक। और जो बैंक रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं पासबुक। और जब इन दोनों चीजों में आपस में डिफरेंस होता है, जब पासबुक में और हमारे कैशबुक में जब भी कभी डेविएशन आता है ना, उस डेविएशन को रिकंसाइल करना, उस डेविएशन को मैच करना, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्सिलेशन, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो इज देयर एनी क्वेरी कि आपको अभी तक मतलब कुछ बेसिक समझ में ना आया हो कि बीआरएस होता क्या है, तो डिफरेंस में क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ गया ना कि जो हमें कैशबुक खुद मेंटेन करती है एंटिटी, जिसमें कैश का आना और जाना दोनों चीजों को रिकॉर्ड यस करते हैं सर, हम। समझ आया। समझ यस आया सर। ना। किसी को कोई क्वेरी कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई है कुछ बैंक रिकंसिलिएशन में? नो सर। हेलो। इज एवरीथिंग ओके? हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, डेबिट के बारे में एक बार फिर से समझाएंगे? अच्छा, आपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की क्लास नहीं ली थी? नहीं सर, मैं आज फर्स्ट टाइम ले रही हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। ओके सर। मैं जितने भी अभी आपने आप जितने क्वेश्चन भी, पूछे तो अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल हाँ, रहे हैं प्लीज। आपका कोई जी। भी क्वेश्चन है पहले नाम बताइए, उसके और बाद कहाँ अपनी से क्वेरी बोल रहे हो, पूछिए। कहाँ से बोल रहे हो, फिर अपना क्वेश्चन पूछिए। जी मैं ममता बात कर रही हूँ, मधु विहार से। ठीक है ममता जी। तो हाँ जैसा जी। ममता जी का क्वेश्चन हमारे पास है कि डेबिट क्या होता है, अगर अभी भी किसी की क्वेरी होगी आप ध्यान से सुन लेना, या फिर आपने नोटपैड सबने रखा है ना अपने पास, नोटपैड और पेन, आप नोट कर लेना कि क्या होता है। मैं एक बार बता देता हूँ, आप सबको सबको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले, अकाउंट्स में एक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। उसके अंदर आपके दो तरीके के अकाउंट आते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट आते हैं। ठीक है। एक होता है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब पहले नेचुरल पर्सन क्या होता है? नेचुरल पर्सन का मतलब होता है जैसे आप और मैं, राम श्याम, ये सब क्या है, एक नेचुरल पर्सन है। ठीक है ना, हम सब क्या एक नेचुरल पर्सन है।
दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जिसको नेचुरल पर्सन मिलकर बनाते हैं, वो होता है आर्टिफिशियल पर्सन। एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया टाटा, रिलायंस, SBI, ICICI बैंक। ये सब क्या है, ये जितनी भी सारी कंपनीज है, ये जो भी एंटिटीज है, इनको कौन बना रखा है? इन लोगों को, इन सबको हमने बनाया है। वी आर द नेचुरल पर्सन। जो नेचुरल पर्सन मिलकर किसी कंपनी को बनाते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब होता है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एग्जाम्पल प्रीपेड एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स, कैपिटल्स, इस तरीके से। दूसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है ना। नॉमिनल अकाउंट में होता है इनकम और एक्सपेंस अकाउंट्स की भाषा में। इनकम मतलब जो आपका पैसा आ रहा है, एक्सपेंस जो पैसा खर्च हो रहा है। इनकम डेबिट, इनकम जो होती है आपकी क्रेडिट नेचर की होती है, एक्सपेंस आपका डेबिट नेचर का होता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया नॉमिनल। तीसरा होता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है, एक होता है टेंजिबल, दूसरा होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट मतलब वो एसेट होती है जिसको आप छू सकते हो, और इनटेंजिबल मतलब जिस एसेट को आप छू नहीं सकते। उस तरीके से आप समझ लो। अब गोल्डन रूल्स क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। ठीक है ममता जी, समझ में आ रहा है? डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। हमारे पास कुछ आ रहा है तो डेबिट होगा, हमारे पास से कैश जा रहा है, कुछ जा रहा है तो क्रेडिट होगा। ठीक है ममता जी, सुन रहे हो? जी सर, सुन रही हूँ। हाँ, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। हमारे पास कोई चीज आ रही है वो डेबिट हो जाएगी, हमारे से कुछ जा रही है वो क्रेडिट हो जाएगी। और हम नेचुरल पर्सन के बारे में बात करें, मैंने आपको पैसा दिया और आपसे पैसा लिया है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जो पैसा जो सामान को ले रहा है वो डेबिटर हो गया, डेबिट हो गया, जो सामान को दे रहा है वो क्रेडिट हो गया। ठीक है। तीसरा था ओके सर। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। अगर आपका कोई भी खर्चा वो डेबिट नेचर का होता है, और जो भी कोई भी इनकम होती है आपकी क्रेडिट नेचर की होती है। ये होता है डेबिट और क्रेडिट का नेचर। पूरा मैंने आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बता दिया है। ठीक है ममता जी, अब तो कोई क्वेरी नहीं है ना आपको? सर फिर से एक बार दोबारा कर देंगे सर, एक बार। सॉरी सर, सर लेकिन वीडियो है ना, वो आप देख लेना, नहीं, यूट्यूब एक पे है। मिनट, अभी आप बीच में प्लीज डिस्टर्ब मत करिए विक्की, आप अपनी क्लास कंप्लीट कीजिए। क्लास के बाद क्वेश्चंस आप नोट करते जाइए, बाद में क्वेश्चंस पूछिए। नेक्स्ट आपका था टाइप ऑफ कैशबुक। जो कंपनीज कैशबुक जो मेंटेन करती है ना, वो कितने तरीके की कैशबुक होती है? बेसिकली 3 तरह की कैशबुक होती है। ठीक है ना। एक होती है सिंगल कॉलम कैशबुक, इसमें हम ओनली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना मतलब कैश आया और कैश गया, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैशबुक। उसके बाद दूसरा आपका आता है डबल कॉलम कैशबुक। डबल कॉलम कैशबुक में क्या होता है, आपके 2 कॉलम बनते हैं, एक होता है कैश का, एक होता है बैंक का। कैश एंड बैंक दोनों का बनता है, उसको बोलते हैं डबल कॉलम कैशबुक। वहीं अगर आपका तीसरा होता है ट्रिपल कॉलम कैशबुक। ट्रिपल कॉलम कैशबुक में क्या होता है, आपका कैश भी आता है, बैंक भी आता है, और आपका डिस्काउंट भी आता है। कई बार होता है ना, आप लोग किसी को डिस्काउंट देते हो या फिर डिस्काउंट लेते हो, तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, उसका भी एक कॉलम बनता है। तो ये होता है ट्रिपल कॉलम कैशबुक। ये जो कैशबुक होती है ना, ये कंपनी मेंटेन करती है अपने पास, इसको बोलते हैं कैशबुक। ठीक है, इसका फॉर्मेट है मेरे पास, मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ किस तरीके से दिखता है ये। आप लोगों को सामने दिख रहा है फॉर्मेट ऑफ 3 कॉलम कैशबुक? यस सर। यस सर, तो दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हो आपके सामने कैशबुक का पूरा फॉर्मेट दिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, डेबिट। यस सर। मैंने बोला था ना डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैंने जैसे बोला था डेबिट मतलब रिसीव, मतलब आ रहा है पैसा, वो डेबिट हो गया। पैसा जा रहा है वो क्रेडिट, मतलब पेमेंट हो गई, तो वो क्रेडिट साइड में आ रहा है, राइट साइड में। ठीक है ना। तो डेबिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में जा रहा है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल के लिए डेबिट क्रेडिट वाला यही कॉन्सेप्ट है। तो कैशबुक में आप सब देख सकते हो फॉर्मेट बना हुआ, डेट, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या चीज है वो, वी नंबर मतलब वाउचर नंबर, उसके बाद आपका PR इज अ पोस्टिंग रेफरेंस नंबर होता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक, फिर डेट, डिस्क्रिप्शन, वाउचर नंबर, पोस्टिंग रेफरेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है क्रेडिट साइड में क्योंकि आपको मिल रहा है वो। उसके बाद कैश और बैंक। ये आपका होगा कैश बुक का पूरा फॉर्मेट, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। ठीक है ना। इसमें किसी को कोई क्वेरी? नो सर। नेक्स्ट आते हैं BRS कैसे बनता है, मतलब कितने पीरियड का बनता है। तो जो BRS होता है, इट कैन बी मंथली, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी हाफ ईयरली, इट कैन बी ईयरली। मतलब ये डिसाइड कैसे होता है, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्टेब्लिशमेंट है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो एंटिटी है, वो कितना बड़ा है। डिपेंडिंग ऑन द एंटिटीज, कि मतलब एंटिटी अगर मान लो 100 करोड़ की टर्नओवर,
मतलब 100 करोड़ की सेल है पूरे साल में, तो इसका मतलब क्या, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होगी। और जब ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होगी तो हम बैंक को जो रिकंसाइल का सिस्टम होगा ना वो जल्दी जल्दी करेंगे, मतलब मंथली बेसिस पे करेंगे। क्योंकि क्वार्टरली करेंगे तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगी, मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी, हो नहीं पाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जितनी बड़ी एंटिटी होगी ना वो जल्दी जल्दी रिकंसाइल करती है। तो वो मंथली मंथली रिकंसाइल करेगी। अब कोई छोटी सी एंटिटी है, मतलब कि मान लो उसकी ट्रांजेक्शन ही मतलब 100 ट्रांजेक्शन पूरे साल में होती है, तो उसको मंथली रिकंसाइल करने की दिक्कत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, वो सीधा ईयरली रिकंसाइल कर सकता है। तो एंटिटी अगर बड़ी होगी तो वो जल्दी जल्दी रिकंसाइल करेगी, इट मीन्स मंथली बेसिस पे करेगी, क्वार्टरली बेसिस पे करेगी। अगर आपकी जो एंटिटी है वो छोटी एंटिटी है, मतलब कि ट्रांजेक्शन बहुत नॉमिनल होती है, मतलब कि 100 150 ट्रांजेक्शन हो रही है पूरे साल में, तो वो क्या कर सकती है, वो ईयरली रिकंसाइल भी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट, डिपेंडिंग ऑन द एंटिटी कि वो बड़ी है या छोटी है। ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है, जितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होगी तो रिकंसाइल उतना ज्यादा जल्दी पीरियड पे होगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी? नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन रीजन फॉर डिफरेंस। हमारी कैशबुक में और बैंक के बैलेंस में डिफरेंस क्यों आता है? जो हम लोग अपने पास कैशबुक के अंदर जो बैंक कॉलम हम बना रहे हैं अपने पास, जो हमारी कैशबुक के अंदर जो बैंक का कॉलम होता है, क्योंकि बैंक को ही मैच कर रहे हैं ना अल्टीमेट, तो हमारे कैशबुक के अंदर जो बैंक का जो कॉलम होता है, ये वाला दिखाता हूँ आपको, ये वाला दिख रहा है, ये वाला बैंक वाला कॉलम, ये बैंक कॉलम जा रहा है वो यस वाला। सर। तो कॉमन रीजन फॉर डिफरेंस मतलब डिफरेंस आता क्यों है? जो हम लोग कैशबुक के अंदर जो बैंक का कॉलम बनाते हैं और जो हमारा बैंक बनाता है पासबुक के रूप में, तो उसके पासबुक में और हमारे बैंक पर तो सेम बैलेंस होना चाहिए। वहां से अगर मेरे उस बैंक से पैसे कट रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है, जो मेरे पास मेरा खुद का जो पासबुक पड़ा है और जो मतलब मैं खुद कैशबुक मेंटेन कर रहा हूँ और जो बैंक मेंटेन कर रहा है, दोनों ही तो सेम बैंक है, तो हमारा बैलेंस तो मैच होना चाहिए। तो वो मैच नहीं होता है। तो मैच का रीजन लिखा हुआ कि रीजन मतलब क्यों मैच नहीं होता। सबसे पहला डिफरेंस क्यों आ रहा है? टाइमिंग डिफरेंस। क्या आ रहा है? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज तो कर देते हैं बट वो उस टाइम पे वो चीज बैंक में नहीं होती। सबसे बढ़िया और सबसे आसान एग्जांपल बताता हूँ, चेक इशू करना। मैंने एक चेक इशू करा। अब जब मैंने चेक इशू करा तो मैंने अपनी कैशबुक के बैंक के कॉलम में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया बैंक, कि भाई मैंने तो बैंक से पैसे दे दिए। ठीक है। लेकिन जब वो चेक मेरे मतलब मैंने किसी एक्स पार्टी को दिया, अब एक्स पार्टी ने मेरे से चेक तो ले लिया, लेकिन सेम डे पे तो मेरा बैंक तो क्रेडिट नहीं हुआ ना, तो मेरे पासबुक में थोड़ी शो करेगा कि मेरे पैसे पैसे कट गए। अब वो बंदा 3 महीने की वैलिडिटी होती है चेक की, अब वो 3 महीने में कभी भी जाके बैंक में क्लियर करवा देगा चेक। जब वो बैंक में चेक डालेगा, उसकी 2 3 दिन प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद पैसे कटेंगे अकाउंट से, तब वो वाला बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा मेरे बैंक में। लेकिन मेरे पास जो कैशबुक मेंटेन हो रही है, मैंने तो उसी दिन माइनस कर दिया अपने अकाउंट में कि भाई मैंने तो राम को पैसे दे दिए। लेकिन राम को पैसे गए कब? 1 महीने बाद, जब राम ने अकाउंट में डलवाए, जब उसने चेक बैंक में डाला, तो वो उस टाइम का जो डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं टाइमिंग का डिफरेंस। इट इज कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस। नेक्स्ट आता है एरर्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। एरर्स इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो जो बैंक है वो तो सही मेंटेन कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो हमारी कैशबुक होती है जिसमें हमारा बैंक का कॉलम होता है, जब हम मेंटेन करते हैं ना, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कभी क्लैरिकल मिस्टेक हो गई या कभी मान लो डबल एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी, तो उससे क्या होता है ना, हमारा मैच नहीं होता। हमारी कैशबुक जो है हमारे बैंक वाले से मैच नहीं होती है, क्योंकि हमने क्या करता है, हमने हमने अपने कैशबुक के अंदर हमने एंट्री गलत डाल दी, हमने मान लो डबल ट्वाइस एंट्री मार दी। तो उससे क्या होगा, उसका जो इफेक्ट होगा ना वो हमारे कैशबुक पर तो पड़ेगा, लेकिन बैंक में थोड़ी पड़ेगा। तो बैंक तो बिल्कुल सही है। तो बैंक और कैशबुक में ये भी डिफरेंस होता है कि हमने एरर कर दी है अपने कैशबुक के अंदर। तीसरा आता है बैंक एरर। कभी कभी बैंक भी एरर कर देता है, कभी कभी बैंक भी एरर कर देता है अपने हैंड पे। तो उस टाइम पे भी डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमारे कैशबुक को अपने हिसाब से हम सही बना रहे हैं, बैंक वाले ने क्या करा, कुछ एक्स्ट्रा एंट्री कर दिया, कुछ ज्यादा डेबिट कर दिया, तो उस चीज से डिफरेंस से हमारा बैंक रिकंसिलेशन हिल जाता है। फोर्थ आता है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया? जैसे कि कोई फ्रॉड हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए आज आप सब देख रहे हो स्कैम चलता है मार्केट में, भाई साहब जी कॉल कर दो, इसको लाइक कर दो, 100 रुपया कार्ड मिलेगा, वो होगा ये होगा। तो उससे क्या होता है, कई बार आपके बैंक से पैसे कट जाते हैं फ्रॉड के चक्कर में, बट आपको पता ही नहीं चला, आपको पता ही नहीं होता कि मेरे बैंक से पैसे भी कट चुके हैं। तो उससे कई बार आप तो कैशबुक में रिकॉर्ड करोगे नहीं कि मैंने किसी को पेमेंट करी है, बट बैंक से पैसे कट चुके हैं।
तो उस फ्रॉड के चक्कर से आपका बैंक और आपकी कैश बुक मेंटेन मतलब मैच नहीं खा रही होगी, तो ये भी एक डिफरेंस बन जाता है, आपका कॉमन रीजन बन जाता है फॉर डिफरेंस के लिए। अभी तक में कोई क्वेरी, किसी को कोई क्वेरी है यहाँ तक में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ डिफरेंस क्या है, कुछ भी पूछना है? आ गया सर समझ। आ गया? जी यस सर। सर। सर पता है? इसके पहले हाँ, आपने पूछो पूछो। इसके पहले आपने बीआरएस को बताया था कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली भी होता है, कि डेली वाइज भी होता है? प्लीज डेली नेम योर सर, प्लीज। पहले नाम और जगह बताइए पहले। सॉरी सॉरी, जया बात करें सर, कानपुर से। ओके ओके, हाँ जय बोलो। सर डेली डेली इसको हम रिकंसिलाइज करते हैं बैंक को? डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। मैंने क्या बताया था आपको, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। इट कैन बी मंथली, इट कैन बी ईयरली, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी हाफ ईयरली, इट कैन बी डेली बेसिस एज वेल। मतलब मैंने ओके आपको सर, एग्जांपल फॉर्मेट दिया है, बट हाँ वो मतलब वो मतलब डेली पत्थर की कर सकते लकीर हैं नहीं है। सर? हाँ डेली कर सकते हैं, अगर हाँ हाँ हाँ, ट्रांजेक्शन हमारे बिल्कुल पास ज्यादा बिल्कुल। है तो हम वो डेली भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके ओके, आई एम जस्ट थैंक टेकिंग एन एग्जांपल कि आप, जैसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आपकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, मान लो आपकी एक दिन की ट्रांजेक्शन 2000 हो रही है, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इसमें क्या होती है, एक दिन की ट्रांजेक्शन लाखों में होती होंगी, हजारों में होती होंगी। तो अगर एक दिन में भी उनका मैच नहीं होगा ना, तो पूरा बैंक स्टेटमेंट हिल जाएगा। तो उनको ना डेली बेसिस पे करना पड़ता है। तो मैंने एज अ फॉर्मेट लेके आपको डाला हुआ इसके अंदर कि मंथली, क्वार्टरली, ईयरली और हाफ ईयरली है, बट इट कैन बी डेली बेसिस एज वेल। ठीक है जी? ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप सभी जानते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पी&एल अकाउंट जो हमारा बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना ही होगा, जो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है उसकी जो रिपोर्टिंग करते हैं, फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग बनाते हैं, एंश्योर एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो हमारी इसमें जो बैलेंस आ रहा है बैंक का, वो एक्यूरेट होना चाहिए। जो खर्चा बुक हो रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन सही नहीं होगा, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं होगी, हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये बैंक रिकॉन्सिलेशन बिकम्स अ वेरी टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन, कि हमारा बैलेंस सही में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना? दूसरा होता है हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड। मेरी मतलब मच्छरदानी करता है दिवस। हाँ, डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फाइनेंशियल फ्रॉड। अगर हमारी कंपनी में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होने वाला है या फ्रॉड हो रहा है, किसी ने बोला कि मैंने आपके अकाउंट में जमा करा दिया, बट उसने जमा नहीं कराया, उसने बोला मैंने जमा करा दिया, हमने तो अपने कैशबुक में डाल दिया, लेकिन हमारे बैंक में तो जमा हुआ ही नहीं। तो वहां से हम उस रिकंसिलेशन से उसको मैच कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उस जो हमारे पास जो उसका लॉस हो रहा है, जो हमने जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है ना हमको, हमें पता लग जाता है कि हमारे बैंक रिकंसिलेशन में शो ही नहीं करेगा, वो बैंक रिकॉग्निशन में शो नहीं करेगा, तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं अपने इस रिस्क को, फाइनेंशियल रिस्क को बता सकते हैं। नेक्स्ट रहता है प्रोवाइड इनसाइट फॉर बेटर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल, मेरे पास मेरा बैंक है, ठीक है, मेरा बैंक है एसबीआई के अंदर। अब एसबीआई में मेरे अकाउंट में पता कितने पैसे पड़े हैं? मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 10,000 रुपए। 10,000 पड़े हुए हैं। अब भाई साहब हुआ क्या कि 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में पड़े थे, उसमें से मेरे को ट्रांसफर करने थे 3 लोगों को। एक को 4,000 रुपये, दूसरे को 4,000 रुपये, और एक तीसरे को 1,000 रुपये। मैंने तीनों के चेक काट दिए, तीनों के मैंने चेक काट दिए, 4,000 एक का, 4,000 एक का, और 1,000 रुपये एक का। तो कितना होगा? 9,000 रुपये मेरे अकाउंट से जाने वाले हैं। मतलब मैंने तीनों को चेक काट दिया कि भैया 4 आप ले लो, 4 बी ले लेगा, 4 और 1,000 सी ले लेगा। ए बी सी को मैंने चेक काट दिया। अब मेरे अकाउंट में अल्टीमेट देखा जाए, जब तक मैंने बैंक में रिकंसाइल नहीं करा, मेरे पास बचा 1,000 रुपये। अल्टीमेट अगर मैं रियल में देखूं 1,000 पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे अकाउंट में अभी पड़ा पूरा 10,000 रुपये। क्यों? क्योंकि जो 3 चेक थे ना, अब वो चेक उन्होंने कलेक्ट करने के लिए बैंक में नहीं डाला, जिसको मैंने भेजा था उन्होंने बैंक में डाला। तो मेरा जो बैंक है ना, उसका बैलेंस पूरा 10,000 शो हो रहा है। तो मेरे से किसी ने बोला कि हमारा चेक काट दो 10,000 रुपये का। तो मैं क्या 10,000 रुपये का चेक काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता? मैं नहीं काट सकता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि अगर मैं 10,000 रुपये का चेक काट दूंगा, तो जो मेरे आने वाले जो 10,000 रुपये का जो मेरा चेक होगा, वो क्या हो जाएगा? डिसओनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसओनर। क्यों? क्योंकि उससे पहले मेरे पास पेंडिंग 3 चेक पड़े हुए हैं।
तो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी काफी हमारी हेल्प करता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर मैंने उसको 10,000 रुपए का चेक दोबारा इशू कर देता तो मेरे पास ऑलरेडी 3 चेक हमारे लाइन में लगे पड़े हैं। कल को वो भी तो चेक लगाएगा ना इंसान बैंक के अंदर। जब वो लगा देगा तो मेरा 10,000 वाला तो डिसऑनर हो जाएगा, और जब डिसऑनर हो जाएगा तो मेरे पे लगेगी पेनल्टी। तो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में भी हमारा बैंक रिकंसिलिएशन काफी हेल्प करता है। सो इज देयर एनी क्वेरी टिल नाउ यू कैन आस्क? Hi, किसी को Vicky कोई? sir. I'm Indrajit from. Hello. Sir, I'm हेलो? audible. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, विकी सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मैं इंद्रजीत हूँ फ्रॉम विकास हाँ स्टूडियो। बोलो। हाँ जी सर, मेरे को एक चीज जाननी थी। जैसे आपने थर्ड पॉइंट अभी एक्सप्लेन किया है, प्रोवाइड इनसाइट फॉर बेटर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो हम्म इसको एक बारी मतलब जो आपने एग्जांपल दिया था कि मतलब अगर आपके जो तीन आपके डेटर्स है जिनको आपको पे करना है, आई मीन क्रेडिटर्स है, हाँ, तो उनको क्रिएटर्स है, तीनों को हाँ। आपने चेक काट के दिया। उसके बाद आपने कहा कि लास्ट वाला जो चेक है, जैसे आप अगर किसी को आपको 10,000 पे करने हैं तो वो हम्म चेक डिसऑनर हो जाएगा। हम्म बट ये मतलब हमको फाइनेंशियल डिसीजन में कैसे हेल्प करेगा फाइनेंशियल डिसीजन का हमारे मतलब है कि बिजनेस के लिए? आप ये फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब क्या है? रिलेटेड टू फाइनेंस। और बैंक क्या है आपका? ओके बैंक आपका फाइनेंस ही है। ओके ओके। तो इट इज कवर्ड अंडर द फाइनेंशियल डिसीजन। हम्म। ये आपको मतलब पैसे का देख रेख के नहीं तो फाइनेंशियल होता है। तो अगर आपको कितना फाइनेंस मतलब कितना ओके मेंटेन करना है कि आपके अंदर कभी कोई कंप्लायंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इशू ना आए। अगर आप मान लो अगर आपने ओके। फाइनेंशियल डिसीजन गलत कर दिया, आपने चेक इशू कर दिया, कल को डिसऑनर होगा तो नाम तो आपका ही खराब होगा ना। हम्म। सेक्शन 138 होता है ओके आपका ओके। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, डिसऑनर ऑफ चेक। तो उसमें आपको जो पेनल्टी लगने वाली हो तो आपको लगेगी। ठीक है ना? आपका नाम खराब होगा कि भाई ओके। साहब इनके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं था और इन्होंने चेक इशू कर दिया। ठीक है ना? तो हमारी इमेज, फाइनेंशियल इमेज खराब करता है। इसके लिए उसको एक ओके बेटर फाइनेंशियल डिसीजन हमें बताता है। सो नाउ इज इट क्लियर? ओके। यस यस सर, यस, थैंक यू सो मच। ओके। नेक्स्ट आता है टूल्स फॉर बैंक रिकॉन्सिलेशन। मतलब क्या क्या टूल यूज होते हैं हमारे बैंक रिकॉन्सिलेशन के अंदर। सबसे पहले होता है मैनुअल रिकॉन्सिलेशन। मैनुअल रिकॉन्सिलेशन का मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल के लिए आप मैनुअल मतलब क्या हो गया आप समझ गए होगे। आपने हाथ से आपने रिकॉन्साइल कर दिया, आपने पेज लिया, पेज पे लिखा भाई साहब, जैसे मैंने बताया था अभी नोनो वाला जो 4,4,1,000 वाला बताया था एग्जाम्पल। तो आपने क्या करा, एक रफ पेज लिया, आपने लिखा कि एक्चुअली सर मैंने ना 4,000 का चेक ए को इशू किया था, 4,000 बी को इशू किया था, 1,000 पे सी को इशू किया था, तो 9,000 मेरे फंसे हुए हैं अकाउंट में। अभी तो मेरे अकाउंट में पैसे पूरे दिख रहे हैं 10,000 पे, लेकिन कल को ये सब क्लियर हो जाएंगे क्योंकि मैंने चेक इशू कर दिया है। तो अगर मैं 10,000 वाला इशू करूंगा तो वो सारा डिसऑनर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, नोटपैड पे लिख के सारा समरी बना दिया, एक स्टेटमेंट बना दी। दैट इज कॉल्ड मैनुअल रिकंसिलिएशन। आपने हाथ से बना के सब कुछ कर दिया कंप्लीट, ये होता है मैनुअल रिकंसिलिएशन विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। दूसरा था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल में हो गया आपका क्विक बुक्स, टैली, ऐसी बिजी भी होता है। तो ये सारे आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे टैली आप लोगों ने कल सीखा ही था, तो उसमें भी रिकंसिलिएशन का होता है। जैसे आपने रिकंसाइल करोगे ना, उसमें एक बैंक रिकंसिलिएशन का ऑप्शन आता है बैंक के अंदर, टैली के अंदर। जैसे आप सारी डिस्प्ले करके आप बैंक अपना खोलोगे, उसके अंदर आपके अंदर F5 करके एक रिकंसिलिएशन का ऑप्शन आता है। तो आप उसमें भी आप रिकंसाइल कर सकते हो टैली के अंदर। ठीक है ना? तीसरा होता है ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स। ये बैंकिंग के अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं रिकंसाइल करने के लिए, फॉर्म फिल करके बनना पड़ता है। उसमें भी सेम मतलब वही आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की तरह समझ लो, टैली की तरह ही होता है। तो एक इस तरीके से भी आप रिकंसाइल कर सकते हो। टैली और आप सब जानते हो टैली वली के बारे में, तो मतलब वही नॉर्मल सी बात है, एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली। तो आप 3 तरीके से अपना रिकंसाइल कर सकते हो। और भी मोड होते हैं, मैंने मेजर मेजर 3 पॉइंट लिए हैं बस। तो अभी इसमें किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट आते हैं हम ये भी मतलब ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि वाई पासबुक शोइंग रिवर्स साइन। आप सबने देखा होगा कि जब जैसे मैंने बताया कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। डेबिट का मतलब पैसा आ रहा है, क्रेडिट का मतलब पैसा जा रहा है। ये हमारा रूल होता है। लेकिन आप सबने देखा होगा कि जब आपकी बैंक की पासबुक होती है, जब आपके पास पैसा आता है ना तो क्रेडिट बताता है वो। लेकिन अकाउंट्स में क्या बोलते हैं कि जब पैसा आता है तो उसको डेबिट बोला जाता है। पैसे आने को बोलते हैं डेबिट, पैसे जाने को बोलते हैं क्रेडिट। लेकिन बैंक में आपने देखा होगा, बैंक में उल्टा होता है। जब पैसे आते हैं तो क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज बिन क्रेडिटेड ऑफ ₹5,000। और उल्टा होता है, मतलब वो होता डेबिट है, हमारे अकाउंट में दिखता क्रेडिट है मैसेज के अंदर या हमारी पासबुक के अंदर क्रेडिट साइड में दिखता है।
ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे आज मैं रीजन बता दूंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आप किसी का भी बैंक स्टेटमेंट चेक करो, या आप अपने दोस्तों का मतलब बताओ कि ये क्वेरी होती है, अगर आप नॉन कॉमर्स में हो तो आपको इसका मतलब पता लग जाएगा आज कि होता क्या है। बिजनेस बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डिंग इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। जो बिजनेस होता है अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करता है एंट्रीज को। वही द सेम डाटा इज ऑल्सो मेंटेन बाय द बैंक, और वही सेम डाटा हमारा बैंक भी रिकॉर्ड करता है, जिसको हम बोलते हैं पासबुक। ठीक है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो होता है कैश बुक, जो बैंक रिकॉर्ड करता है वो होता है पासबुक। ठीक है ना, कॉपी प्रोवाइड टू कस्टमर इट इज कॉल्ड पासबुक। और जो बैंक जो मेंटेन करता है ना अपने पास रिकॉर्ड, उसकी जो कॉपी जो हमको देता है वो होती है पासबुक। जो बैंक मेंटेन करता है, जो उसकी कॉपी हमको देता है ना, वो होता है पासबुक, या फिर बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। बैंक अकाउंट टाइप में होता है आपका एक सेविंग अकाउंट, हाउस होल्ड अकाउंट जो होता है हम लोग का, जो नॉर्मल हम लोग का अकाउंट होता है, जितने हम सब है, जो हमारा नॉर्मल अकाउंट होता है उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट। एक होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब क्या होता है? जो बिजनेस वाला होता है, इसमें ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हो। आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, आप 50,000 भी विड्रॉ कर सकते हो। वो होता है करंट अकाउंट, मतलब ओडी अकाउंट होता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है करंट अकाउंट। अब बात करते हैं, हाँ, करंट अकाउंट में एक चीज और बता दूं आप लोगों को, करंट अकाउंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे आपके सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता होगा क्वार्टरली बेसिस पे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून, इस तरीके से क्वार्टरली बेसिस पे आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आता होगा। बट करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब रिवर्स साइन क्यों आता है? देखो, जैसे अगर आपने अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करा कि आपके पास किसी राम ने आपको पेमेंट करी, तो आपने अपने आप अकाउंट में क्या एंट्री मारी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। आपने क्या करा? कैश को डेबिट कर दिया। वही सेम हमारा जो पासबुक होता है उसको क्रेडिट में दिखाता है कि हमारे क्रेडिट हुआ है हमारे अकाउंट में। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो कैश हमारे पास आ रहा है ना, वो हमारे लिए तो एसेट है, मतलब हमारे लिए तो फायदा है, लेकिन बैंक के लिए लाइबिलिटी है। बैंक को वो कैश का पैसा लौटाना है हमको फ्यूचर में, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी बन जाती है। इसीलिए जब हम रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू राम, लेकिन वही सेम जगह पे बैंक क्या रिकॉर्ड करता है? बैंक रिकॉर्ड करता है हमारा नाम। ठीक है ना, तो वो रिवर्स हो जाता है। जो हमारे लिए हमको मिलने वाला है वो अल्टीमेट बैंक को देना है हमें, उसके लिए एक लाइबिलिटी है, फ्यूचर में उसको देना है, उसके इसलिए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। ठीक है ना, अभी किसी को इसमें डाउट? इंद्रदीप का मैसेज आ गया, क्लियर सर। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसके अंदर? आज से आपको पता लग जाएगा ना कि बैंक में क्रेडिट साइन क्यों होता है, डेबिट साइन क्यों होता है। नेक्स्ट आ गया आपका, देयर मे बी अ सिचुएशन। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, देयर मे बी अ सिचुएशन दैट बैंक ट्रांजेक्शंस एज अपीयरिंग इन कैश बुक may not be same as appearing in पासबुक बैंक स्टेटमेंट्स। ये जो आपको मैंने बताया कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन में आपका बैंक जो होता है वो कुछ अलग बैलेंस दिखाता है, और आपका जो कैश बुक होता है ना उसमें कुछ अलग बैलेंस आता है। तो वो सिचुएशन कौन सी होती है, उस सिचुएशन में सब प्रोसेस को सॉल्व करते हैं, वो हम सीखेंगे आगे। ठीक है ना, कि हमारे पासबुक पे अलग बैलेंस आ रहा है और हमें कैश बुक पे अलग बैलेंस आ रहा है, वो हम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बैंकिंग सिस्टम में। अब बैंकिंग सिस्टम में ये है पूरा चेक के बारे में, कि एक चेक कैसे इशू होता है, कैसे क्लियर होता है, और क्या प्रोसीजर होता है उसके पीछे, और वाई जब भी हम चेक जमा कराते हैं अकाउंट के अंदर तो वो कभी कभी सेम डे पे क्लियर हो जाता है, कभी कभी 2 दिन बाद होता है, कभी कभी कल होता है, कभी कभी परसों होता है, मतलब 2-3 दिन ले लेता है, कभी कभी एक दिन में भी हो जाता है। तो ये होता क्यों है, मतलब ये बेसिकली टाइम क्यों लगता है इसके अंदर, सिस्टम क्या है बेसिकली, तो वो आज हम जानेंगे कि चेक का सिस्टम क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है सबको डायग्राम? यस सर, दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो मिस्टर अमित है, ठीक है ना, मिस्टर अमित हैज अकाउंट इन पीएनबी बैंक। जो अमित है उसका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, पीएनबी बैंक में उसका अकाउंट है। अमित ने क्या किया, उसने चेक इशू करा मिस्टर राम को। चेक इशू कब करा उसने? 1 दिसंबर 2022 को चेक इशू कर दिया कि भाई साहब जी मैं 1 दिसंबर 2022 को चेक इशू कर रहा हूँ कि राम को मैं इतना रुपये देना है मेरे को। ठीक है ना, तो मिस्टर राम को उसने चेक इशू कर दिया। जब मिस्टर अमित ने चेक इशू करा तो उसने अपने अकाउंट में क्या एंट्री मारी, अपने कैश बुक में क्या एंट्री मारी कि भैया मेरे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। ट्रांजेक्शन इन कैश बुक में उसने क्या रिकॉर्ड करा? बैंक कॉलम को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब बैंक को कम कर दिया, बैंक को कम कर दिया, क्योंकि उसने पैसे भेज दिया ना राम को। जब उसने पैसे राम को भेज दिया तो उसका बैंक कम हो जाएगा, तो इसलिए उसका बैंक जो है वो
क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हाँ बिल्कुल ठीक है, इंद्रजीत जी की एंट्री आ रही है, मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है, परफेक्ट यही एंट्री बनेगी। उसके बाद जब राम, अब राम जो है, मिस्टर राम हैज अकाउंट इन एसबीआई अकाउंट, एसबीआई बैंक, मिस्टर राम का जो अकाउंट है ना वो एसबीआई के अंदर है। अब क्या हुआ, तो ट्रांजेक्शन इन कैश बुक में जो रिकॉर्ड करेगा ना बैंक कॉलम डेबिट साइड में, वो क्या करेगा, जो मिस्टर राम क्या है डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेगा। मिस्टर अमित जो है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसके ऐसे पैसे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राम के पास तो पैसे आ रहे हैं, तो राम अपने डेबिट साइड में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेगा कैश बुक के, ठीक है ना। जो कॉलम दिखाए थे ना मैंने आपको, कैश बुक की जो 3 कॉलम दिखाए थे, इसमें वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेगा राम, और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगा हमारा अमित। अब हुआ क्या, जो राम है उसने चेक डिपॉजिट कब करा, उसको चेक मिला 1 दिसंबर को, मिस्टर राम को जो चेक मिला वो 1 दिसंबर को मिल गया था, लेकिन उसने चेक डिपॉजिट कब करा बैंक में, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन 4 दिसंबर 2022। 1 दिसंबर का चेक था, उसने 4 दिसंबर को बैंक में जमा कराया, मतलब 3 दिन बाद जमा कराया। उसके बाद बैंक विल टेक 1 to 3 days फॉर क्लियरिंग द चेक, उसके बाद बैंक भी 2-3 दिन लेता है चेक क्लियर करने में। तो अल्टीमेट एग्जाम्पल में देखा जाए, मान लो 6 या 7 को चेक क्लियर हो रहा है, तो बैंक वाला जो बैंक अपने पास जो पासबुक मेंटेन करता है वो एंट्री कब करेगा, वो एंट्री करेगा जब चेक क्लियर होगा तब, ना कि जब जब उसमें जमा होगा तब। जिस दिन चेक क्लियर होगा बैंक उस दिन एंट्री करेगा। तो जब बैंक ने चेक क्लियर करी उस दिन से लेके मिस्टर अमित ने जब एंट्री जब उसने चेक इशू करा उस दिन से लेके चेक को क्लियर होने तक की जो जो पीरियड है, जो टाइमिंग, जो डिफरेंस आ रहा है, इसको ही निकाल के कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। जो ये डिफरेंस आता है ना, जो डिफरेंस आने वाला है, इस डिफरेंस को सॉल्व करना ही बैंक रिकंसिलिएशन कहलाता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि जो ये 3 दिन ले रहा है ना बैंक, वो ले क्यों रहा है, मतलब उसके पीछे पर्पस क्या है, कि जो 3 दिन एक्स्ट्रा जो कर रहा है हमारा बैंक, जो हमारे पास 3 दिन ले रहा है, कि आज हमने चेक जमा कराया लेकिन बैंक ने 2-3 दिन बाद उस चेक को क्लियर करा, वो होता क्यों है, वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। होता क्या है, वाई बैंक विल टेक 1 to 3 days फॉर क्लियरिंग द चेक, बैंक 3 दिन लेता है क्यों है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई डिपॉजिट होता है, चेक डिपॉजिट चेक इन एसबीआई, एसबीआई में चेक जमा हुआ, एसबीआई में चेक जमा हुआ जो अमित ने भेजा था, बैंक बाय राम, बैंक विल स्कैन द चेक, जो एसबीआई वाला बैंक होगा ना वो स्कैन करेगा चेक को, पहले क्या करेगा, वो चेक को स्कैन करेगा, जो पीएनबी अकाउंट से एसबीआई अकाउंट में चेक आया ना उसको पहले स्कैन करेगा एसबीआई, स्कैन करने के बाद फॉरवर्डेड टू आरबीआई फॉर चेकिंग, क्या करेगा, आरबीआई को फॉरवर्ड करेगा। सो बताओ पर आरबीआई कौन है, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड, इसको बोलते हैं बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंक के रेगुलेशंस को सारी मेंटेन करता है, सबको हैंडल करता है, हेड है ये पूरा, इसको बोलते हैं बैंकर्स बैंक, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो एसबीआई है वो फॉरवर्ड कर देगा आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चेकिंग के लिए भेज देगा। आरबीआई विल फॉरवर्ड द चेक टू द कंसर्न बैंक, कंसर्न बैंक मतलब जिस बैंक का चेक होगा, जैसे पीएनबी अकाउंट का था उसका राम का, तो वो क्या करेगा, कंसर्न बैंक को भेज देगा, तो वो क्या करेगा, पीएनबी अकाउंट वाले को भेज देगा, मतलब अमित के बैंक को भेज देगा, कि भैया आपके अकाउंट से पीएनबी से चेक कटा है, मिस्टर अमित ने चेक काट रखा है, तो आप ये वाला बैंक आप चेक, इसको चेक को चेक कीजिए कि चेक ठीक है कि नहीं। फिर हमारा रिस्पेक्टिव करेगा क्या, हमारा जो रिस्पेक्टिव बैंक है वो करेगा क्या, द कंसर्न बैंक पीएनबी विल क्या करेगा, वो पहला काम क्या करेगा, चेक सिग्नेचर इज द मैचिंग और नॉट, तो वो चेक करेगा जो अमित के सिग्नेचर जो है वो सही है कि नहीं, उसका रिकॉर्ड किसके पास है, पीएनबी वाले के पास है। तो पीएनबी वाला क्या करेगा, जो आरबीआई के पास है फॉरवर्ड हो क्या है पीएनबी के पास, वो चेक करेगा कि उसका मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर मैच होगा तभी तो आगे प्रोसीड करेगा पैसे के लिए, नहीं तो कैसे कैसे फॉरवर्ड करेगा आगे। दूसरा क्या करता है, अमाउंट इन बैंक इज सफिशिएंट और नॉट, अब मान लो अमित के अकाउंट में 5,000 रुपए हो, चेक वो 10,000 रुपए का इशू कर दे, इज इट पॉसिबल, नेवर। तो अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं वो उसका खुद का बैंक चेक करेगा, यानी पीएनबी चेक करेगा कि बैंक में पैसे पूरे सफिशिएंट है कि नहीं। 10,000 रुपए है, 2,000 रुपए का चेक काटा तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैंक में चेक क्लियर हो जाएगा। सिग्नेचर मैच हो रहा है बिल्कुल, तो कोई इशू नहीं आएगा, चेक हमारा क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा क्लियर, ठीक है ना। यहीं पर डिसऑनर हो जाता है, यहीं पर अगर सिग्नेचर मैच मैच नहीं कहते, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा, वो इसीलिए हमारा जो चेक होता है ना वो डिसऑनर हो जाता है, या फिर अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होगा तो भी डिसऑनर हो जाएगा। तो इस सिस्टम में किसी को डाउट, चेक क्लियरिंग सर सिस्टम, हाँ बोलो। लास्ट में जो चेक बाउंस होती है वो ना, इसी नाम कंडीशन में नाम और जगह, नाम और जगह, जया पहले आपको नाम, कानपुर। हाँ अच्छा अच्छा, बोलो बोलो।
सर जो चेक बाउंस होती है वो ये लास्ट वाली कंडीशन पे ही होती है? नहीं, इट इज डिपेंडिंग, जरूरी नहीं होता। कई बार आप क्या होता है, पीएनबी वाले होते हैं, पीएनबी वाले में जमा करा देते हैं, सेम बैंक में जमा करा देते हैं, तो इट कैन बी, वो बहुत फास्ट हो जाता है, सेम डे पे पता लग जाता है कि वो उसी दिन आपको बोल देंगे कि आपके बैंक में इशू आ रहा है, उसी दिन कॉल कर देंगे आपको। पीछे नंबर लिखवाते हैं ना, चेक के पीछे नंबर लिखवाते हैं, तो आपको जी तुरंत बता देंगे। हाँ, कई बार तो आपको उसी दिन बता देंगे कि आपका सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, आपका डिसऑन हो जाएगा चेक, तो आप उसको हटा लो या फिर आपको तो डिसऑन signature कर नहीं, देते हैं। अमाउंट। अमाउंट, जी जो हाँ, सेकंड नंबर लिखा हुआ अमाउंट, है अमाउंट। अमाउंट तो एंड में पता लगेगा, अमाउंट तो एंड में पता लगेगा, जो कंसर्न बैंक जो लास्ट में होता है ना, अमाउंट तो जी लास्ट में पता लगता है। हाँ, सिग्नेचर का हो तो सकता है फिर स्टार्टिंग वही में बता दे। लास्ट में जब चेक जाती है तो फिर वहीं से मतलब कैंसिल हो जाती है कि आपके यहाँ आपके अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है तो चेक हाँ पाउंड हाँ नहीं हाँ। होगी आगे। कई बार मैं बताता हूँ ना, कई बार क्या होता है, देखो एग्जांपल के लिए मैंने चेक इशू करा आपको, अभी मेरे अकाउंट में मान लो 10,000 रुपए हैं, ठीक है, तो मैंने आपको 20,000 रुपए का चेक इशू कर दिया। अब मैंने आपको बैंक में, जब मैंने आपको इशू कर दिया, मैंने बोला ये 20,000 रुपए का चेक ले लो आप, मेरा चेक क्लियर हो जाएगा, बट है मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए, तो आपने मान लो जमा भी करा दिया, तो उस समय वो डिसोनर नहीं होगा। मुझको पता है कि आपने चेक अभी जमा कराया होगा, आप कल तक क्लियर होगा, तो मैं क्या करूंगा, आज रात तक पैसे डाल दूंगा अपने अकाउंट में। तो वो पैसा अगर आ जाएगा, तो लास्ट में जो कंसर्न वाली जो बैंक वाली चेकिंग होती है ना, उससे पहले अगर मेरे अकाउंट में पैसे हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएगा मेरे अकाउंट में, तो ऑटोमेटिक मेरा जो चेक होगा वो डिसोनर नहीं होगा। ठीक है ना? हेलो जय, जी जी सर। तो क्लियर हो गया सर ना, मतलब वो, हाँ। हाँ ये हो गया। लेकिन इसके पहले आपने एक बताया था कि हम ज्यादा अमाउंट का चेक नहीं काट सकते हैं क्योंकि पता है कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है। हाँ तो हमने नहीं, अगर एक्स्ट्रा काट दिया कि हाँ ये हाँ मतलब फ्यूचर को लेके कि हाँ, मेरे पास पैसे आ जाएंगे और बाई चांस अगर मेरे पास पैसे नहीं आए और फिर भी तो आप हमने पे उसका डिसोनर हो ज्यादा जाएगा, अमाउंट का। तो डिसोनर हो जाएगा, फिर आपको उसकी पेनल्टी लगेगी। इसमें एक सेक्शन होता है नेगोशिएबल का ना, एक सेक्शन होता है जिसमें चेक डिसोनर हो जाता है, तो आपको डबल अमाउंट देना पड़ सकता है। वो आपको नोटिस भेजेगा, तो आपको डबल अमाउंट देना पड़ सकता है, इसकी पेनल्टी होती है। ठीक है ओके ना? फाइन। फाइन, उसको हाँ फाइन होता है, फाइन होता है ओके अगर आपने किसी को डिसोनर, अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो। ठीक है ना? ओके अब कोई थैंक यू सर। दिक्कत आपको, एरी क्वेरी? नो 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 सर नो सर। आगे चले फिर, अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है टॉपिक अब आ रहा है हमारा रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो जो रिकंसिलेशन का जो हमारा फॉर्मेट पड़ा हुआ है वो ऐसे सिंपल सा बिल्कुल है। बैलेंस एज पर कैश बुक, जो हमारे कैश बुक में पैसा आ रहा है वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद प्लस और माइनस कर देंगे चेक इशूड या फिर डिपॉजिट, चेक इशूड या डिपॉजिट को प्लस माइनस कर देंगे, जो नेट हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा उसको फिर हमारा आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, वो हमारा पासबुक वाले बैलेंस से मैच हो जाएगा। ये है रिकंसिलेशन की पूरी स्टेटमेंट। ठीक है ना? अब आप सोच रहे हो कि चेक इशू को प्लस क्यों कर रहे हो, डिपॉजिट को माइनस कर रहे हो, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। कैश बुक के आपका पैसा मान लो आ रहा है, जो भी आ रहा है 10,000 रुपये मान लो आ रहा है, आपने चेक इशू करा, चेक इशू करने से क्या होगा, जब आप चेक इशू करोगे तो आप अपने बैंक से माइनस कर दोगे। ठीक है ना? बैंक से आप माइनस कर दोगे, लेकिन अल्टीमेट आपके बैंक में से तो माइनस हुआ नहीं। ठीक है ना? तो उसकी जो नेट जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, चेक इशू वाले को बढ़ा देते हैं कैश बुक को एडजस्ट करने के लिए पासबुक से, उसको हम प्लस कर देंगे। और वहीं अगर हम डिपॉजिट कर रहे हो तो उसको माइनस कर देंगे। और प्लस माइनस करने के बाद जो भी एडजस्टमेंट हो जाती है, उसके बाद हमारा जो बैलेंस बचता है ना, वो हमारे पासबुक से मैच हो जाता है। इसी को बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। जहां तक बात है, थोड़ा बहुत अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट हो रहा होगा, तो अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं, जरूरी नहीं है कि पहले बैलेंस एज पर कैश बुक ही होगा, बैलेंस एज पर पासबुक भी हो सकता है। मतलब हमें हो सकता है कि हमारे को जो क्वेश्चन मिले या फिर हमें जो कभी सिचुएशन मिले कंपनी के अंदर, वो बता सकते हैं कि पासबुक पे तुम्हारा 10,000 रुपए का बैलेंस आ रहा है और कैश बुक पे कितना बैलेंस आएगा उसका बताओ। तो ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, और जिस जो ऊपर लिखा होता है ना, उसको ही हमें स्विच करना पड़ता है, उसी को हमें चेक करना पड़ता है, उसको हमें ठीक करना पड़ता है। अगर हम बैलेंस पर कैश बुक के साथ चलेंगे तो हमें कैश बुक को छेड़ना पड़ेगा, मतलब कैश बुक को बढ़ाना घटाना पड़ेगा। अगर वही हम बैलेंस पर पासबुक से चलेंगे तो पासबुक को ऊपर नीचे करेंगे कि पासबुक बढ़ेगी घटेगी, उसको उस हिसाब से मैच करेंगे। किसी एक को बेस लेंगे कि वो हमारा सही है, चाहे पासबुक को बेस लेंगे या फिर कैश बुक को बेस लेके फिर हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे। ठीक है ना? अभी क्वेश्चन करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर तब होगा जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है, बीआरएस का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब आपको थोड़ा सा ना अपने सारी जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं सारी अब खुल जानी चाहिए कि भैया अब मेरे को क्वेश्चन सीखना है। अगर फोकस नहीं करोगे तो समझ नहीं पाओगे, इसके लिए थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा। ठीक है ना? मैं ट्राई करूंगा कि मैं इजी से इजी वे में बताऊं, बट फिर भी आप लोगों को फुल फोकस देना पड़ेगा। तो आप अगर कोई भी अभी काम कर रहे हो तो उस काम को छोड़ दो,
अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको ज्यादा दिमाग लगाना। तो इस भाई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हो सब कुछ छोड़ दो, इस पे फोकस करो, तभी आपको ये रिकॉन्सिलिएशन समझ में आएगा। ठीक है ना? तो आपने जो भी काम करो छोड़ दो, और अब आओ इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, ऑन 31 मार्च 2015 द पासबुक शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹9,000। पासबुक का क्रेडिट का बैलेंस क्या शो करता है बताओ? अगर आपके पासबुक में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 9,000 इसका मतलब क्या है? आपके पास पैसा है कि नहीं है? है सर। इंद्रदीप का भी मैसेज आ गया है, फरहत का भी मैसेज आ गया है, सबका मैसेज आ गया है कि इसका मतलब पैसा है। क्योंकि पासबुक में क्या होता है, उल्टा साइन दिखाता है, मतलब क्रेडिट साइन दिखाता है इंस्टेड ऑफ डेबिट साइड। डेबिट साइड हमारे पास दिखाता है, ठीक है ना? तो क्रेडिट का मतलब है हमारे पास ये पैसा है हमारे पास, ठीक है। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। हमारे पास इसमें ना कैश का ट्रांजेक्शन का हमें डेट वो दे रखा है, कैश बुक नहीं दे रखी है, हमें पासबुक दे रखा है। तो जैसे हमारा फॉर्मेट था उसमें कैश बुक स्टार्टिंग हो रही थी, इसमें क्या है पासबुक से स्टार्टिंग हो रही है। तो हमारे पास 9,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ये जो कि डेबिट बैलेंस है हमारे पास, ठीक है ना? बैंक का क्रेडिट बैलेंस है लेकिन हमारे लिए डेबिट बैलेंस, ठीक है ना? जो बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमारे लिए डेबिट बैलेंस होता है, मैंने आपको बताया था। तो ये हमारी जो समरी बनेगी ना रिकॉन्सिलिएशन, उसमें डेबिट साइड मतलब प्लस आइटम में आएगा। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आप, ये आपका आंसर आ रहा है। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक देखो आपका डेबिट साइड में आ रहा है, मतलब प्लस आइटम में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसा है हमारे पास, ठीक है ना? अब इस पासबुक से हम जाएंगे कैश बुक की ओर, हम पासबुक से जाएंगे कैश बुक की ओर, कि हम जो भी डिफरेंस वाली ट्रांजेक्शन होगी इसको हम करेंगे रिमूव, और लास्ट में हमारा कैश बुक और हमारी पासबुक मैच हो जाएगा, ठीक है? तो जो पहली ट्रांजेक्शन 9,000 रुपए की आ रही थी वो हमारा प्लस आइटम है, मतलब वो कैश हमारे पास है, इसलिए मैंने 9,000 रुपए डाल दिया प्लस आइटम में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री के ऊपर। नेक्स्ट एंट्री आ रही है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब कौन बताएगा मुझे? इस इंग्लिश का मतलब कौन बताएगा? रेज योर हैंड एंड गिव आंसर। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कोई बताना चाहेगा? क्या हो गया? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए बोलिए, सुनील शर्मा जी बोलिए। सर चेक इशू कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए बैंक को प्रेजेंट नहीं किया अभी। बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। हमने चेक इशू कर दिया बट हमने बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करा। अब एक बात बताओ, जब भी हम चेक इशू कर देंगे तो उसमें हम कैशबुक में क्या एंट्री मारेंगे? हम कैशबुक में जो एंट्री मारेंगे हम बैंक को कम कर देंगे। हमने क्या किया? बैंक को कम कर दिया, लेकिन अल्टीमेट में हमारा बैंक कम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ कम। क्यों? क्योंकि वो चेक अभी बैंक में गया ही नहीं है। बैंक में चेक पेमेंट के लिए भी क्लियर होने के लिए गया ही नहीं है, मतलब पेमेंट के लिए भी प्रेजेंट नहीं हुआ वहां पे। लेकिन हमने अपने पास एंट्री मार दी है, हमने अपने अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया कैशबुक के अंदर कि भाई साहब हमने चेक इशू कर दिया है। चेक इशू करने का मतलब हमारे अकाउंट से पैसे जा चुके हैं, और जब हमारे अकाउंट से पैसे जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? हमारी कैश जो हमारा कैशबुक होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना? जो हमारा कैशबुक हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा जो समझ में आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा? समझ में क्या बता रहा हूँ? यस सर आ रहा। आ रहा है ना समझ में? हाँ, तो जैसा भी बताया था अभी, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू तो कर दिया लेकिन आपने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, बैंक में उस चेक को प्रेजेंट नहीं किया। तो आपने क्या इस कैशबुक में एंट्री क्या मारी? आपने कैशबुक में क्या किया? आपने कैशबुक को कम कर दिया, पैसे को कम कर दिया, लेकिन आपका पासबुक तो वहीं पर ही है। अब पासबुक को कैशबुक से मैच करना है तो पासबुक को कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पासबुक को बेस लेके चल रहे हैं। पासबुक को बेस लेंगे और कैशबुक से मैच करेंगे, तो क्या करेंगे? पासबुक को कम करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना? तो 7,000 रुपये आपका माइनस में दिख रहा है, मतलब ये यस आइटम में दिख रहा है ना, माइनस आइटम में, क्योंकि हमको पासबुक को कम करना पड़ेगा ना चेकबुक से कैशबुक से मैच करने के लिए। जब मैंने चेक इशू करा तो जब मैंने चेक इशू करा तो मैंने कैशबुक तो कम कर दिया, लेकिन बैंक में नहीं हुआ कुछ भी। क्यों? क्योंकि बैंक में अभी चेक गया ही नहीं था, प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो बैंक तो सेम अपने लेवल पर है, अपना दोनों हाथ यूज करो आप। तो चेक दो बैंक है वो अपना तो सेम पोजीशन पे रहेगा, लेकिन कैश कम हो गया। अब आपको पासबुक को कैश के बराबर करना है, तो पासबुक को नीचे करोगे, मतलब कम करोगे। जब पासबुक को कम करोगे तब वो कैश से मैच हो जाएगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे 7,000। किसी को कोई इशू यहाँ तक कि मैं समझ में नहीं आया, कोई इशू ऐसा? किसी को कोई डाउट, या फिर क्लियर हो गया तो वो बता दो कि क्लियर हो गया सर। क्लियर सर। क्लियर है ना? मतलब बिल्कुल बेसिक है, क्लियर उसमें कोई
हाँ बिल्कुल, इसमें कोई भी चीज ऐसा इशू वाली चीज है नहीं। इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इट इज अ वेरी सिंपल, बीआर इज वेरी इजी। अगर आपको समझोगे तब सीधा आपको कुछ फोकस करना है बस, कि आपकी खुद की कैश बुक है और आपका बैंक का पासबुक है। उन दोनों को देखना है आपकी किस किस वाले पे बैलेंस कब हो रहा है, किस पे ज्यादा हो रहा है, बस आपको ये फोकस करना है। आपका सारा डाउट खुद क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरे पे चलते हैं। अब आ रहा है आपका नेक्स्ट पॉइंट, आ रहा है चेक इशूड। चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आपने क्या करा, चेक तो इशू कर दिया, लेकिन क्या हुआ, ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन कैश बुक। आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए आप। इस बार उल्टा हो गया। इस बार क्या हुआ कि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आपके पासबुक में हो चुका रिकॉर्ड। जब भी चेक इशू का मतलब क्या होता है, हम पैसे दे रहे हैं, और जब हम पैसे देंगे तो हमारी पासबुक तो कम हो गई, पासबुक हमारी कम हो गई, लेकिन हमारी कैश बुक कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बिकॉज वी ओमिटेड। हम भूल चुके रिकॉर्ड करना कैश। और जब हम कैश में रिकॉर्ड करना भूल गए, लेकिन हमारे पासबुक में तो पैसे कट गए ना, पासबुक में तो पैसे कट गए, तो पासबुक तो हमारा कम हो गया। अब पासबुक कम हो चुका है, लेकिन कैश अपनी पोजीशन पे है। अब मुझे पासबुक को बेच लेके चलना है, तो मैं पासबुक को मैं कैश बुक के बराबर कब कर पाऊंगा, जब मैं पासबुक को बढ़ाऊंगा बैलेंस से। जब मैं पासबुक को उतने ही बैलेंस से बढ़ा दूंगा तो वो कैश से मैच हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 3800 रुपए को ऐड कर दूंगा, 3800 रुपए को प्लस कर दूंगा, तो मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। तो 3800 रुपए, आप नेक्स्ट पे आओ, आपको 3800 रुपए ऐड करता हुआ दिख जाएगा। चेक इशूड बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आई थिंक, इज इट क्लियर? अब तीसरा वाला आप लोग बताओगे। तीसरा वाला मैं नहीं बताऊंगा, समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। पासबुक कम हो रही है, कैश बुक कम हो रही है, पासबुक को बेस लेके पासबुक को हिलाना है। अगर वो ऊपर कैश बुक लिखा होता तो कैश बुक को हिलाते, ठीक है ना। तो पासबुक को हिलाना है। थर्ड एंट्री कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर चेक को हमने लिखा हुआ है, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। हमने चेक काट के दे दिया है, पर उसको हमने बैंक से भी क्लियर नहीं करवाया है। तो ये इसलिए ये मेरा बैंक में ऐड ही रहेगा, इसको माइनस नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैं पहले बताओ, ये पैसा मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है? सर सर जा रहा है। किसने बोला जा रहा है? पैसा जा रहा है, हमने कैशबुक में एंट्री कर ली है कि पैसा कट गया है। पर बैंक पासबुक बना रहे हैं सर, तो पासबुक में तो मेरे पास ऑलरेडी है। नहीं नहीं नहीं, पैसा जा रहा है, इसको ये कहाँ पे लिखा है माइनस, पैसा जा रहा है? तो जा ही नहीं रहा है पैसा। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। इसमें इसमें आप लोगों को सब बता रहे हो कि पैसा जा रहा है। जब भी चेक इशू होता है, इसका मतलब पैसा जा रहा है। लेकिन जब भी कलेक्टेड बाय बैंक होता है ना, तो मतलब पैसा आ रहा है। कलेक्टेड बाय मतलब होता है कलेक्शन। हमारा बैंक जो है कलेक्शन करेगा, मतलब कलेक्शन करेगा वो। मैंने अब मान एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास कौन सा, हमारे पार्टिसिपेंट में क्या नाम था, जया। एग्जाम्पल लेता हूँ जया का। जया है हमारे पास। जया ने मुझे एक चेक काट के दिया कि विक्की सर, या विक्की, आप 10,000 रुपए का चेक आपके नाम से मैं काट देती हूँ। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, आप मैं 10,000 रुपए का चेक काट दो। अब जया ने चेक 10,000 रुपए का मेरे नाम से काट दिया। अब उस 10,000 रुपए को लेके मैं जाऊंगा बैंक में, ठीक है ना। अब जब मैं बैंक में लेके गया, तो हुआ क्या, मैंने बैंक को बोला कि भैया ये चेक कर दो क्लियर। जब वो चेक क्लियर करेंगे तो किसके अकाउंट में पैसा जाएगा, मेरे अकाउंट में जाएगा, क्योंकि मैंने कलेक्शन लिखा है। कलेक्शन बाय माई बैंक, कलेक्शन बाय द बैंक। तो मेरा बैंक उसको कलेक्ट करेगा। वो जब कलेक्ट करेगा तो उसका, संजना को जो जया का पैसा वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। मैंने संजना का जया का चेक लेके मैंने अपने बैंक में जमा कराया कि मेरे पास पैसा है उसका, ठीक है ना। तो वो कलेक्टेड बाय बैंक होगा, मेरा वाला बैंक। तो मेरे पास पैसा आ रहा है, इसमें जा नहीं रहा है, इसमें पैसा आ रहा है। यस सर, इसलिए ऐड हाँ करेंगे इसको। विक्की, इसमें जो है ना, एक चेक डिपॉजिटेड होना चाहिए था 3 नंबर पे, नॉट पेड। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय हाँ द। मैम, वो थोड़ा सा उसमें है इंग्लिश में ना, उन्होंने पेड डाल दिया है। बट हाँ, उसका कहने का मतलब वही है कि मतलब चेक जमा प्रॉपर कराना। डिपॉजिटेड, हाँ डिपॉजिटेड हाँ, होना ये डिपॉजिट होना चाहिए। थोड़ा सा इंग्लिश में, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू है। चाहिए। बट आप समझ गए ना कि चेक डिपॉजिटेड है ये बेसिकली। डिपॉजिटेड है। हाँ डिपॉजिटेड है। तो बताओ आप, क्या नाम है, जया बताओ अब क्या होगा इसका, कॉन्सेप्ट से बताओ पूरा। से इसको 9,000 जो हमारा पासबुक क्रेडिट बैलेंस है, उसमें ये 2,600 रुपये ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे प्लस। आप देखो, आपने बोला ऐड करेंगे, अब मैं इसको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल समझ जाओगे, बिल्कुल आराम से। चेक पेड मैंने बैंक में करा,
जब मैंने बैंक में, जब मेरे पास चेक आया तुम्हारा, जब मेरे पास जया का चेक आया, तो मैंने अपनी कैशबुक में क्या रिकॉर्ड करा, मैंने अपनी पासबुक को बढ़ा दिया, है ना। मैंने अपनी पासबुक को बढ़ा दिया कि मेरे पास पैसा आ गया है, लेकिन मेरे बैंक ने अभी कलेक्ट नहीं किया उसको, मेरे बैंक ने अभी उसको कलेक्ट नहीं किया। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? जब मेरे पास जया का चेक आया, तो मैंने क्या करा, अपने बैंक को मैंने मैंने अपने कैशबुक को बढ़ा दिया, कैशबुक को मैंने बढ़ा दिया, लेकिन जो मेरा पासबुक है उसमें तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि कलेक्ट, बैंक से ने कलेक्ट किया ही नहीं, तो बैंक को मेरे को कैशबुक से मैच करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, मतलब अपने पासबुक को ऊपर ले जाऊंगा, तो क्या करूंगा, ऐड करूंगा। क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है ना। तो 2600 रुपये आपका ऐड तो दिख गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। देखो, जो जैसे कि हमारी प्रेसिडेंट मैम ने बताया कि वहां पे डिपॉजिटेड होना चाहिए था, बिल्कुल परफेक्ट था मैम। जहाँ पे डिपॉजिटेड ही लिखा हुआ है, वहां पे गलती से शायद पेड लिखा हुआ था, बट डिपॉजिटेड था वो अल्टीमेट में। तो आप समझ गए। जब मेरे पास जया का चेक आया, तो मैंने अपनी पासबुक में तो, मतलब मैंने अपनी कैशबुक में तो बढ़ा दिया, लेकिन मेरी पासबुक तो सेम वहीं पर थी, तो मेरे को अपने पासबुक को कैश वाले से मैच करना है, तो इसीलिए मैंने क्या करा, अपने कैशबुक को बढ़ा दिया, इसलिए मैंने क्या करा, ऐड कर दिया 2600 रुपये। सुनाओ, इज इट क्लियर? क्या वो यस सर। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? ये रिस्पॉन्स यस नहीं आ रहा, सर, क्या वो समझ नहीं आया क्या? यस यस। समझ में आ गया। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा माइंड यूज होगा, थोड़ा सा इसमें माइंड यूज होगा, थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब ऐसी छोटी चीजें होती है ना, तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा माइंड को थोड़ा फ्रेश करना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला काम सब छोड़ दो, तभी समझ में आएगा। अगर आप थोड़ी सी भी लीनियंट होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो तीन हमारे पास सारा क्लियर हो चुका है। सो नाउ वी हैव अ फोर्थ क्वेश्चन। प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। सो एनीवन इंटरेस्टेड टू गिव एन आंसर? किसी को इंटरेस्ट नहीं है आंसर देने का, है? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस का मेरा मैं प्रीमियम था। theory बता पाऊंगी, मैं ऐसे आंसर बता सकती हूँ इसका। कोई सर बात। समझा लॉजिक नहीं लॉजिक पाऊंगी इसको। यस मतलब मैं इसका मतलब बता देता हूँ, फिर बता दोगे? जी। देखो, इसका मतलब क्या है, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी, जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ना, उसमें हमारा कुछ प्रीमियम जाता है। इट कैन बी ईयरली, इट कैन बी हाफ ईयरली, ठीक है। जो उसका एक पॉलिसी का जो एक बैलेंस जाता है, प्रीमियम जाता है। तो हुआ क्या, पेड बाय बैंक ऑन द स्टैंडिंग एडवाइस, मतलब मैंने अपने बैंक को एडवाइस दिया कि भाई साहब जी, मेरा ना LIC, मेरा ना लाइफ, मेरा जो प्रीमियम लाइफ पॉलिसी है ना मेरी, उसमें ना 10,000 रुपये हर साल कटते हैं। तो एक काम करो, 10,000 रुपये आप ऑटोमेटिक काट लेना, मुझे बताना मत। जैसे आपके बैंक चार्जेस नहीं कट जाते ऑटोमेटिक, आपको बिना बताए, तो वैसे ये भी मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मैंने इसको एडवाइस कर रखा है बैंक वाले को कि 10,000 रुपये का जैसे ही बैलेंस हो भाई, तुम काट लिया करो 10,000 रुपये। तो मेरे बैंक ने पैसे काट लिए। ये है इसका लॉजिक। बैंक वाले ने पैसे काट लिए, बट मेरे को कैशबुक में पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कि पैसे कट चुके हैं। उसमें क्या डिफरेंस होगा, उसको मैच करना है। यू गॉट इट? सर हम अपने कैशबुक में माइनस कर देंगे। क्या चीज? नो नो सर नो। कैशबुक कैशबुक को में नहीं लाना है, कैशबुक को नहीं लाना, मैं पासबुक को बेस लेके चल रहा हूँ ना इस बार, क्योंकि हमारा पासबुक ऊपर बैलेंस आ रहा था ना, तो पासबुक मेरा बेस। पासबुक को सर ऊपर नीचे करेंगे आप। बताओ सर बताओ। इसमें कैश बुक में हमने एक बैंक से बोला हुआ है कि हम आप ये अमाउंट काट लिया करिए पर मंथ या पर हाँ, ईयर जैसे भी हो। तो हमने हाँ, कैश बुक में अपने एक डेट डाल दी कि हमें 5 तारीख को ये अमाउंट डालना है। तो ये अमाउंट हमने 5 तारीख को डाला है, पर बैंक ने 5 तारीख को न डाल के आगे अदर किसी डेट में डाला हुआ है। तो हम अपने कैश को इक्वल बैंक से करने के लिए हमने अपने कैश में तो 360 रुपए का माइनस कर दिया, पर बैंक में इसको कुछ नहीं हुआ है। तो इसको हाँ, इक्वल हाँ। करने के लिए बैंक्स में इसको प्लस कर देंगे। नहीं नहीं, जो आप बता रहे हो वो दूसरा है, वो ये चीज नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ नहीं, दूसरा है। इसमें क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको, ये आप थोड़ा सा घूम गए क्वेश्चन में। वो ये चीज नहीं है, इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैंने बैंक को बोला आप पैसे काट लेना, बैंक ने पैसे काट लिए, बात खत्म। अब हुआ क्या, मेरे पास पासबुक है, मेरे पास कैश बुक है। अब हुआ क्या, मेरे कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कब कट गया स्टैंडिंग चार्जेस। एग्जाम्पल। अब क्या हुआ, मेरे बैंक से तो पैसे कट गए, जब मेरा बैंक कम हो गया, मेरा बैंक तो घट गया, मेरा बैंक हो गया माइनस में। अब मेरे को बैंक को बेस लेके चलना है, अब मेरा बैंक तो कम हो चुका क्योंकि स्टैंडिंग चार्जेस कट चुके हैं। तो मेरे को अपने बैंक को अपने कैश से मैच करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक में पैसे ऐड करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऐड करूंगा, मतलब ऊपर लेके आऊंगा कैश पासबुक को, तब वो मेरे कैश से मैच होगा। तो इसमें मुझे क्या करना, प्लस करना पड़ेगा। तो 360 रुपए का जो बैलेंस होगा आपका, वो हो जाएगा प्लस। यू गॉट इट? सिंपल सा फंडा है। बैंक मेरा हो चुका था कम, लेकिन कैश बुक बिल्कुल कम नहीं था। तो कैश बुक से बराबर लाने के लिए पासबुक को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तभी मेरा मैच होगा दोनों आपस में। तो इसलिए मैंने क्या करा, 360 रुपए ऐड कर दिए।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आ रहा है आपका लास्ट पॉइंट, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय डायरेक्ट बाय बैंक। हाँ, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्ट बाय द बैंक, बैंक ने सीधे कस्टमर से पैसे ले लिए, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, मुझे पता ही नहीं है। अब बताओ इसमें क्या होगा, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? बैंक से बताइए माइनस बताइए। हो जाएगा। नहीं, बैंक से माइनस हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, अ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होगा, सर हम इसमें बैंक ऐड ने करें या इसको लेस करें? माइनस कर दिया, बैंक ने इसको माइनस कर दिया, पर हमने कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं की है, तो बिल्कुल इक्वल परफेक्ट, करने के बिल्कुल लिए कैश परफेक्ट। में इसको प्लस कर देंगे, क्या करेंगे? कैश में प्लस कर देंगे। नहीं नहीं, कैश बुक तो हिला ही नहीं सकते ना, कैश बुक पे प्लस माइनस नहीं, नहीं पासबुक जो में। लेस करने की जो होती है ना सर, ऐड करते हैं। नहीं नहीं नहीं, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। सर मैं बताऊं? पासबुक में इसका बताओ। 2000 में एक बैंक ने एक माइनस कर मिनट, दिया। एक मिनट जया, कोई नया स्टूडेंट भी बोलना चाहता है, मैं चाहता हूँ। ओके कौन ओके सर। कौन 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 बताना चाहता था? सर मैं नाम, चंचल, नाम, सर नाम मैं और जगह। चंचल हूँ, चंचल नोएडा से। हाँ जी चंचल जी बोलिए। तो सर इसमें जो पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर से बैंक को पैसे मिल रहे हैं, और बैंक को जब पैसे मिल रहे हैं तो बैंक के लिए लायबिलिटी होगा, और जो बैंक के लिए लायबिलिटी होगा तो ये लेस होगा। ठीक, देखो आपने अल्टीमेट देखा जाए, आपने अल्टीमेट तो ठीक बताया है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या था इसके पीछे, हुआ क्या, कैश बुक है और आपकी पासबुक है, ठीक है। अब पासबुक में क्या हुआ, आपके पास पेमेंट रिसीव हुई कस्टमर से, तो कस्टमर से जब कस्टमर से पैसा आपके पास रिसीव हुआ तो आपका बैंक जो बढ़ गया, ठीक है ना, आपका बैंक तो बढ़ चुका है, हाँ लेकिन कैश आपका वहीं पर है, ठीक है ना, कैश आपका वहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन आपका बैंक बढ़ चुका है क्योंकि पैसे आपके बैंक में आ चुके हैं कस्टमर से। अब आपको आपको कैश को बैंक से मैच करना है, और आप बैंक को ही हिला सकते हो क्योंकि आप बैंक को बेस लेके क्वेश्चन बना रहे हो। तो जब बैंक बढ़ चुका है उसको कैश से मैच करना, तो बैंक को माइनस करोगे ना, बैंक को नीचे लेके आओगे यस ना कैश से सर। मैच करने के लिए, तभी तो आपका बैलेंस हाँ मैच तो होगा। लेस होगा ना? इसलिए हाँ जी बिल्कुल, यू आर परफेक्ट, बट तो कॉन्सेप्ट में मुझे लगा ओके थोड़ा सर। इश्यू हो सकता है। आपका नाम क्या था? चंचल? यस सर। चंचल, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो? सर मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। वेरी गुड, कोई बात नहीं, नॉन कॉमर्स वाला कोई बोलता ही नहीं है क्या? तो ये देखो अब आपका क्या हुआ, जो फिगरें मैंने सारी आपको डिस्कस करी क्वेश्चन की, वो सारी फिगरें यहाँ पे हमने फॉर्मेट में डाल दिया। अल्टीमेट में जो डिफरेंस आ रहा है, देखो डेबिट जो प्लस आइटम में से और माइनस आइटम को जब मैंने माइनस करा, तो मेरे पास जो नेट फिगर आ रही है वो आ रही है 6760, ठीक है ना। अब 6760 रुपए का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा पेमेंट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आप सब बोल रहे होगे बैलेंस तो माइनस में आ रहा है, बैलेंस तो माइनस में आ रहा है, और आपने लिखा है डेबिट है बैलेंस है कैश बुक का, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब हमारे पास पैसा है, और पासबुक का क्रेडिट का बैलेंस मतलब पैसा हमारे पास है, कि हमारा डेबिट और बैंक का क्रेडिट सेम होता है। लेकिन आप यहाँ बोलोगे कि माइनस में बैलेंस आ रहा है, लेकिन आप उसको डेबिट कैसे बोल रहे हो, है ना डाउट, ये होगा आपका, पक्का ये डाउट होगा। तो मैं बताता हूँ, जो इस 6760 रुपए का जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट का बैलेंस है। पूछो क्यों? क्योंकि आप देखो प्लस आइटम ज्यादा आ रही है आपकी, आप वैसे क्रेडिट साइड में रहा है लेकिन बैलेंस डेबिट का है, वो बैलेंस आपका डेबिट का ही है, मतलब प्लस आइटम का ही बैलेंस है, वो अल्टीमेट क्रेडिट साइड में आ रहा है। तो जो डेबिट प्लस आइटम का जो बैलेंस है ना वो ज्यादा आ रहा था, उसका जो बैलेंस फिगर गया वो क्रेडिट साइड में गया मैच करने के लिए, तो अल्टीमेट में वो डेबिट बैलेंस है हमारे कैश बुक का, तो इसलिए हमारी कैश बुक और हमारी बैंक बुक वो मैच हो जाएगी। और ये जो सामने आपको आंसर दिख रहा है ये बन जाएगा हमारा BRS, दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो अब मेरी तरफ से हो गया फाइनल। सो इज देयर एनी क्वेरी? ओपन द फ्लोर, ओपन ऐप के लिए फ्लोर ओपन है, यू कैन आस्क एनी क्वेरी। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे फिनिश करने के लिए। सो इज देयर एनी क्वेरी यू कैन आस्क? कोई क्वेरी किसी को? कुछ भी समझ सर ना मैं आया हो आप पूछ सकते हो से मुझसे। आगे क्वेश्चंस लगाऊंगी तब प्रॉब्लम आएगी। क्या बोल रहे हो? सर अभी आपने बताया है तो समझ में आ गया है, लेकिन क्वेश्चंस लगाऊंगी तो प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। हाँ हाँ, ये देखो ये चीजें ना प्रैक्टिस से आती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना फ्लुएंस हो जाओगे। बट द पॉइंट इज दैट ना यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट आप रटोगे चीजों को ना तो नहीं हो पाएगा। चलो आप मुझे आपने बोल ही दिया तो मुझे एक आंसर बताओ,
मेरे अकाउंट में बैंक चार्जेस कट गए, उसका क्या इफेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अंदर? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हमारे पास कैशबुक है, हमारे सर पास सर बैंक। सर सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। बैंक चार्जेस बैंक से कट गया, पर वो पासबुक में तो उसकी एंट्री हो गई, पर कैश में उसकी एंट्री नहीं हुई कैश बुक में। हाँ हाँ जी, तो हाँ जी, उसके नहीं उसके लिए हम माइनस करेंगे इक्वल करने के नहीं, लिए। माइनस नहीं, पासबुक को ही लाना ना, तो पासबुक तो ऊपर जाएगी ना, पासबुक तो ऐड होगी ना फिर, क्योंकि पासबुक कम हो चुकी है। बैंक चार्ज कटने से पासबुक में बैलेंस कम हो चुका है, उसे मुझे कैश में मैच करना है पासबुक को, तो मैं ऊपर लेके जाऊंगा ना पासबुक को मैच करने के लिए, इंक्रीज करूंगा ना अमाउंट, तो पासबुक में मैं ऐड करूंगा। पासबुक में ऐड करेंगे। हाँ जी, तभी तो मेरा बैलेंस मैच होगा ना, मेरा पासबुक कम हो चुका है, बैंक चार्ज कटने से मेरा पासबुक में बैलेंस कम हो चुका है। अगर मुझे उसको कैश बुक से मैच करना है तो मुझे ऊपर ले जाना पड़ेगा ना मैच करने के लिए, तभी तो मेरा कैश से मैच होगा। ये है। और चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो, आप समझ में आ जाएगा। थोड़ा है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, बट कोई बात नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। और हम तो है ही आपके साथ, सक्षम रोजगार सोसाइटी आपके साथ हमेशा ही है। और थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल क्लास, मुझे अच्छा लगा आप सबसे मिलके, थैंक यू। अभिषेक जी, माइक थैंक इज यू योर। सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम Thank वेलकम। you, Vicky, for taking this wonderful session. Was beautiful session, sorry. Uh, now I'd like to request from all the participants to open their cameras so that we can take picture for record purpose. आप सभी अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। So thank you. Now I'd like to invite our president for presidency remarks of this meeting, who is Supreme Court lawyer by profession and former member of National Commission. Over to you, ma'am. Yeah, thank you, Abhishek. एक तो yesterday I mentioned about Farad. Today I want to mention about this girl. अभी तान्या ढल। तान्या, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कि आप बहुत रेगुलर हैं क्लास में। और मेरे ख्याल क्यों अभिषेक सबसे पहले ज्वाइन करने वालों में से तान्या होती है। Yes, ma'am. 5 मिनट पहले, मतलब एकदम से ज्वाइन करती है। तो तान्या, बहुत बहुत आपको बधाई कि आप इतनी कॉन्टिन्यूसली और इतनी तन्मयता से क्लास को अटेंड कर रही हैं। और आप सभी स्टूडेंट अब जो मजाकिया चीजें होती हैं, जो आप बुलिंग होती है, जिसमें ऐसी सब बातें होती है, म्यूजिक है, डांस है, तो वो चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, वो करनी आसान होती हैं। पर पढ़ाई लिखाई की चीजों को रात के 9-10 बजे बैठ के करना मुश्किल काम है। तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लोग इतनी तन्मयता के साथ क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि जो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं वो काफी रेगुलर हैं। और जैसे हम शुरू से कहते आए हैं कि हम नॉट ओनली दैट कि हम क्लासेस कर रहे हैं, बट आप में से जो लोग भी, हम एक इंटरव्यू टाइप लेंगे, जिनको हम पाएंगे कि वो कैपेबल है, उनको हम इंटर्नशिप कराएंगे। इंटर्नशिप मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और इस ये इंटर्नशिप है, ये जॉब नहीं है, ताकि आप अपनी नौकरी को करने के लिए तैयार हो। और फिर इस इंटर्नशिप के बाद, इस ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ आगे हम आपकी नौकरियां लगवाने का भी प्रयास करेंगे। टोटल हैंड होल्डिंग है हमारा, ये वादा है सक्षम रोजगार सोसाइटी का कि आपको हम पूरी तरह से आपका साथ देंगे। आपकी पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करनी है पढ़ाई में, अगर आपको स्कॉलरशिप की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, हम उसका इंतजाम करेंगे। आपको कोचिंग की, टीचिंग की, जिस प्रकार का भी आवश्यकता वो रहेंगी। आपके लिए हम इंटर्नशिप का इंतजाम करेंगे। और फिर आपके लिए हम प्लेसमेंट जॉब, जो रोजगार, जो सक्षम रोजगार सोसाइटी का एक मोटो है, वो आपको दिलवाएंगे। तो बहुत अच्छी विक्की ने क्लास ली, एकदम आम साधारण भाषा में आप सबको समझाया। और ये अभिषेक सारी हमारी क्लासेस रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर यूट्यूब पे डल जाती है। और विक्की के तो मैं देख रही थी व्यूज 130-135 व्यूज, मैक्सिमम व्यूज जा रहे थे। तो विक्की ने बताया कि वो उन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया हुआ है, उन्होंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया हुआ है। तो आप लोग भी सक्षम रोजगार सोसाइटी को प्रमोट करते हुए जो क्लासेस आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि सारी चीजें, और सक्षम रोजगार सोसाइटी कोई किसी सरकार से या किसी ऐसा पैसा नहीं लेती,
सब जो पैसे का खर्चा होता है वो सक्षम रोजगार सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो अपनी जेब से करते हैं। तो इसको पॉपुलर बनाने के लिए आप लोग भी जो क्लासेस हैं उनको आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, ताकि एक तो लोगों की जानकारी मिले, उनको अच्छे तरीके से पता चले, और हमारा जो सक्षम रोजगार सोसाइटी का जो प्रोग्राम है, जो ये सारा हम मेहनत कर रहे हैं, वो लोगों तक पहुंचे, और लोगों को उनको फायदा, और वो सक्षम रोजगार सोसाइटी के संपर्क में आए और सक्षम रोजगार सोसाइटी आगे फर्दर लेके जाए। और इसके साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगी विक्की गौतम जी को कि इतनी बढ़िया क्लास, इतनी स्पष्ट उनकी अपनी क्लैरिटी थी। शायद टीचर की जब अपनी क्लैरिटी होती है तो वो स्टूडेंट को उतनी अच्छे से समझा पाता है। और मैं जब विक्की से बात कर रही थी तो मैंने यही बोला कि टीचिंग इज एन आर्ट ऑफ लर्निंग, मतलब जब आप पढ़ाते हो तो उस पूरे परिवेश में, उस पूरी प्रक्रिया में आप खुद बहुत अच्छे से सीखते हो। टीचिंग इज एन आर्ट ऑफ लर्निंग। तो आप सब उसी टीचिंग इज एन आर्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज एन आर्ट ऑफ टीचिंग का हिस्सा बनते हुए आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम इस पीडी को भी अभिषेक शेयर कर देंगे, इस ग्रुप के ऊपर वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। तो आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और उसके ऊपर अपना दिमाग लगाइए किस तरह से बैंक कैशबुक पासबुक को आपने रिकंसाइल करना है, बराबर करना है। बेसिकली जो एंट्री दिख रही है पर वो एक्चुअली नहीं हुई है, उसको आपने उस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपने उसको एडजस्ट करना है। तो कल हमारी क्लास बैंकिंग के ऊपर है, मतलब कल शनिवार है, बैंकिंग के ऊपर क्लास है कि बैंक कैसे काम करते हैं, बैंकों से कैसे कैसे व्यवहार किया जाता है। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ, आपको हम किताबी जानकारी दें या हम आपको सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी दें। जैसे हम शुरू से कहते आए हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छे नागरिक बने और एक अच्छे सक्षम ऐसे कामयाब युवक युवती बने जो कि नौकरी करने के लायक हो, जो कि पैसा कमाने के लायक हो, जो कि अपनी मेहनत से, अपने काम से डिलीवर करे और पैसा कमाए और देश को आगे लेके जाए। तो कल की हमारी क्लास बैंकिंग पे रहेगी। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप ये जो क्लास है इसको और अपने साथियों में प्रमोट करें, अगर शेयर कर दें लिंक। और हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग क्लासेस को ज्वाइन करें। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो और ज्यादा लोग इसको ज्वाइन करें। तो आप सब भी इस लिंक को अपने अपने सर्कल्स में शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू अभिषेक। थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, आप सभी सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं। वैसे हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, बस एटलीस्ट इतना कीजिए कि सब्सक्राइब हमारा चैनल करवा दीजिए ताकि हम और लोगों तक पहुंच सके और उनके पास भी हमारी जो भी वीडियोस आगे फ्यूचर में हम डालें वो पहुंचती रहे। So with this, I'd like to invite Sainwaz for a word of thanks. Okay, so good evening, everyone. On the behalf of Saksam Rozgar Society, I am Shahnawaz, and I extend to my heartful gratitude to each every one of you. I would like to express my sincere appreciation to Abhishek sir for his efforts in organizing this class. Additionally, I would like to extend my thanks to Vicky Gautam sir for the outstanding teaching skills, and I am also grateful to all the students for their active participation and looking forward to see you in our upcoming class also. So it was a good class and I have also enjoyed it very much. Now I would like to special thanks to the Jyotika Kala ma'am who has conducted this class, and we have got the opportunity to take the class. So thank you everyone, wishing you good night. Thank you everyone for joining the session. आप सभी सेशन लीव कर सकते हैं और जाने से पहले अपने अटेंडेंस चैट बॉक्स में नाम लिख के दर्ज कीजिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।